गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, तीन पेजेस थी, G1, S और G2। तो मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी कि इंटरफेस क्या होती है, द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज इंटरफेस। इंटरफेस में कुछ भी हो रहा होता है तो किसी को पता तो चलता नहीं है। अभी घर में शादी होने वाली है लेकिन तैयारी अंदर में चल रही, कोई किसी को बताता नहीं आज हम गहना खरीद लाए। कहने का मतलब क्या है कि इट इज नॉन एपरेंट डिवीजन ऑफ द सेल, फेज ऑफ नॉन एपरेंट डिवीजन ऑफ द सेल फेज, या नॉन इंटर फेज ऑफ नॉन एपरेंट डिवीजन ऑफ सेल, फेज ऑफ नॉन एपरेंट डिवीजन ऑफ सेल। चलिए, it is divided into three phases. It is divided into three phases, G1, S, G2। आगे बढ़ जाए। G1 को बोलते हैं गैप वन। तो एक सवाल एक बार पूछा गया कि व्हाट इज इंटरफेज या रेस्टिंग फेज, तो सबसे अच्छा आंसर तो था फेज ऑफ नॉन एपरेंट डिवीजन ऑफ सेल। और क्या लिख सकते थे कि इस दौरान क्यों इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। क्वेश्चन आया कि व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज। तो जहां तुमने रेस्टिंग फेज लिखा है वहां डैश करके लिखो इसको रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं। लिखा है ना रेस्टिंग फेज, लिखा होगा ना, अलग से लिख लो। इसको रेस्टिंग फेज इसलिए कहते हैं बिकॉज नो विजिबल चेंज क्रोमोसोम बट active synthesis of DNA is going on। कोई बता सकता है डीएनए की सिंथेसिस इंटरफेस में कौन से फेज में होती है। हाँ, एस फेज, दैट इज सिंथेसिस फेज। गुड, इसने कॉमन सेंस लगा करके क्वेश्चन का जवाब दे दिया, नाम को नाम से रिलेट करा दिया। क्या अक्षर। चलिए हेडिंग डालिए G1 फेज। हेडिंग डालिए G1 फेज। व्हाट इज G1 फेज, देखिए क्या लिखा है। देखो, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है भैया। अभी माइटोसिस कहाँ होता है, एम फेज। तो देखो ना, ये यहाँ से यहाँ तक तो एम होता है ना, एम और एस के बीच का फेज ही तो है। लिखा है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ हाँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि क्या बनता है इसमें, तो देखना देखना। देखो, ड्यूरिंग G1 phase, cell is metabolically active, cell continuously grows, replication does not occur। तो यहाँ पे लिखना सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, यहाँ पे लिखना आरएनए एंड प्रोटीन्स आर synthesized
अच्छा, सेल ग्रो करेगा तो क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनील बढ़ रहा है, कोई घर बड़ा हो रहा है तो नंबर ऑफ कमरे बढ़ रहे हैं ना। और क्या हो सकता है कमरे का साइज बढ़े। ठीक है, तो लिखो सेल का साइज अल्टीमेटली, किसी भी सेल का मेजर पोर्शन क्या होता है? साइटोप्लाज्म, है ना। तो लिखिए वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस। कितने अच्छे पॉइंट्स लिखवा दिए। और लिखा है रेप्लिकेशन डज नॉट अकर। ओके, रेप्लिकेशन का मतलब क्या है होता है बेटा? डीएनए की सिंथेसिस। डीएनए की सिंथेसिस जीवन फेज में नहीं होती है, आरएनए और प्रोटीन्स बनते हैं, वो सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ता है। और एक पॉइंट और अगर बहुत अच्छा लिखना चाहो तो लिखो नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनील्स increases like mitochondria, like chloroplast, ओके। से अगर ये प्लांट होगा, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया तो एनिमल प्लांट दोनों में होगा, है ना। समझ रहे हो? एग्जाम्पल है ये। चलो अब बात करते हैं एस फेज। तो G1 और G0 के फेज, अब नोट करो बेटा। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। अब आगे बात आती है एस या सिंथेसिस फेज की। तो मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। क्या बात है, बहुत अच्छा पॉइंट दिखा। नोट करो। अच्छा एक बात बताओ शिवेन, किसी की शादी हो रही है, जैसे मान लो कल को तुम्हारी शादी हो रही है, तो तुम्हारे पापा के जो नंबर है, वो सिंगल एंड डबल हो जाएंगे। नंबर ऑफ पापा डबल हो गए, एक पापा हो गए एक डैड हो गए, एक, समझ रहे हो? तो ये बात ये ऐसे ही समझाने के लिए थी, दोनों का इफेक्ट लगभग सेम है। जैसे मेरे घर पे, जैसे मान लो तुम अपने घर पे कहोगे कि पापा को, जैसे हम लोग गांव से हैं तो गांव में पापा को लोग बाबूजी बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे पापा जो है वो मेरे दादू बाबूजी बोलते हैं, राइट। बाबूजी या बाबूजी, राइट। लेकिन मेरे नाना को वो पापा बोलते हैं। क्यों? वो क्योंकि मम्मी अपने पापा को पापा बोलती थी, तो जब हम मम्मी के घर गए तो उन्होंने बाबूजी या बाबूजी की जगह पापा सुना, तो पापा को ही रिलेट किया, राइट। तो ये एक मतलब ऐसा होता है, इसीलिए तो मैंने बोला कि अपने पापा को पापा बोलते हो, उसके पापा को डैड बोलोगे। हाँ, तो यहाँ से समझो, ये ऐसी बात है। एस और सिंथेसिस फेज मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए के नंबर्स डबल हो रहे, पापा डबल हो गए। हाँ, तो क्या हो गया, डीएनए के नंबर डबल हो रहा है, तो इसका मतलब लिखिए यहाँ पे, देखिए देखते हैं यहीं पे लिखा होगा अमाउंट ऑफ डीएनए। डीएनए
को मैं क्या क्रोमोसोम बोल सकता हूँ? पर सेल डबल्स। जैसे मान लो कि एक डीएनए है, उसका अमाउंट था 2C, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया तो क्या हो गया? 4C। अच्छा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हुआ, नंबर ऑफ डीएनए डबल, अजीब सी बात है ना। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हुआ लेकिन नंबर ऑफ डीएनए डबल नहीं हुआ, कुछ अजीब सा नहीं लगा? लिखो, बट नंबर ऑफ डीएनए रिमेन्स कांस्टेंट। मेरे को लिखा है, लिखो, बट लिखना, बट नंबर क्रोमोसोम नंबर रिमेन द सेम इवन आफ्टर एस फेज। दैट इज दैट इज देयर इज नो, अगला चाहे इसको लिखो चाहे इसे लिखो, हाँ ये लिखना, उसके बाद लिखना देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर इन एस फेज। ठीक है, नहीं जितना कहने को सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? हेडिंग डालिए G2। अच्छा, सेकेंड ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? इतनी अच्छी बात लिखी है, एंड ऑफ एस फेज। अच्छा एक बात समझ लो, इंटरफेज में लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है? और लिख लो अपनी नॉलेज के लिए, लॉन्गेस्ट फेज इन इंटरफेज। हाँ, अलग से साइड में तुम्हारी नॉलेज के लिए, एग्जाम में नहीं लिखने की जरूरत है, पर तुमको पता होना चाहिए कि तीनों में सबसे बड़ी फेज कौन सी होती है? एस। सबसे बड़ी एस होती है, फिर G2, फिर G1। सबसे बड़ी फेज होती है GS। बस इतना लिख लो बस। तो लिखो क्या लिखा है, देखो कितनी अजीब सी बात है। शुरू में प्रोटीन और आखिरी में फिर से प्रोटीन बन रही है। आरएनए प्रोटीन शुरू में ही बनती जीवन में, और इसके बाद G2 में भी आरएनए प्रोटीन बन रही है, और सेल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस, और सेल की ग्रोथ कंटिन्यूअसली हो रही है ना? कैसे आ गया? G0 इज द रेस्टिंग फेज। क्वेश्चन फेज रेस्टिंग फेज में नहीं कहते मेरे भाई, लिख लो। रेस्टिंग फेज तो बेटा G1 है, G2 तीनों है ना। शादी नहीं कर रहे हो, रेस्ट ही तो कर रहे हो, लेकिन अपने आपको प्रिपेयर तो कर रहे हो। जिम जा रहे हो, रेस्ट ही तो कह रहे कि तुम जिम जाओ ना जाओ, शादी नहीं कर रहे हो तो तुम सारे दुनिया कहीं कह रही देखो पता नहीं क्या है, शादी नहीं करना है।
उनको क्या पता तुम शादी की तैयारी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। शादी का समय आने लगा, शादी 2 महीने बचा, जिम जाने लगे। शादी 6 महीना था तो खाना कम कर दिए। समझ रहे हो? तो ड्यूरिंग G2 प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज। अच्छा, सबसे बड़ी होती है, ठीक है, क्या सीखा मैंने? दिस इज ए शॉर्टर ग्रोथ फेज। इट इज द एंड ऑफ एस फेज एंड स्टार्टिंग फेज ऑफ प्री माइटोसिस। तो लिखो आगे पॉइंट लिख लेना, इट इज शॉर्टर ग्रोथ फेज, शॉर्टर ग्रोथ फेज, इट इज शॉर्टर ग्रोथ फेज। ओके, तो यहाँ पर प्रोटीन छोटा तो जीवन। हाँ, एस देखो साइज से तुमको पता चला, एस से जी, अरे इससे तो छोटा ही है ना, तो शॉर्टर इसीलिए बोला, शॉर्टेस्ट इज जीवन। अच्छा, प्रोटीन के आगे तुम आरएनए भी लिख सकते हो, आरएनए, प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। ये जो प्रोटीन है जो बन रही है, तो कौन सी प्रोटीन है वो बताए? आरएनए प्रोटीन का सिंथेसाइज, क्योंकि इसके बाद माइटोसिस होनी है और सेल डिवीजन होना है, नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन। ओके, अब कह रहे थे मुझसे, आप लोग पूछ रहे थे कि सर वो डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, डीएनए का नंबर सेम रहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं है, आप मुझे बताओ, क्योंकि आप मुझे पढ़ाते हो, आप मेरे टीचर, वरना मैं आज से आपको सावंत बुलाऊंगा। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं आपको सिखाता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि बेटा, एक था सेल, और सेल के अंदर था क्रोमोसोम। ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो एक हमारी मम्मी का रहा होगा, एक फादर से आया होगा। हाँ ना, एक्स वाई नहीं, कोई भी क्रोमोसोम 2 होता है। एक्स वाई तो सेक्स क्रोमोसोम है, वो अलग चीज है। उसी को छोड़ के बाकी सारे क्रोमोसोम हमारी बॉडी में डबल होते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 भी 2 है हमारी हर सेल में, 2 भी। और पीछे बैठ जाओ, देख ही ना पाए, यहाँ बैठना चाहिए। हाँ, मुंह छिपाए बैठे हैं, कभी ऐसे देख रहे हैं, कभी हाँ, जब हम इधर देख रहे हैं तो ये इधर देख रहे हैं, तो ठीक है। नहीं, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। क्रोमोसोम ना, मैं एक ही क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ, ऐसी ऐसे 23 पेयर होंगे, एक की बात कर लेता हूँ। तो मेरी बात बताना कि यहाँ पर जब मैं तुमको पढ़ाया था ये चैप्टर क्रोमोसोम, तो मैंने तुमको बताया था बेटा, अगर यहाँ पर ए लिखा है ना, तो यहाँ भी कैपिटल ए ही रहेगा, और अगर यहाँ पर बी है तो यहाँ पर कैपिटल बी रहेगा। इसका मतलब कोई अगर मुझे इतनी भी इंफॉर्मेशन दे दे तो मुझे पता है कि सामने क्या लिखना है। तो जब भी इनकी शादी हुई, मतलब जब भी बंटवारा हुआ, तो सेल डिवीजन हुआ, तो भैया सेल का साइज तो छोटा हो जाएगा भैया, इसी में से निकलना है। एक घर से 2 घर बनने हैं, तो भैया 2 छोटे घर बनेंगे ना। 1000 स्क्वायर फीट का था, 2 लड़के थे, दोनों को 5-5 स्क्वायर फीट दे दिया। अब इसमें क्या हुआ कि इस दौरान होगा क्या, तो कहेंगे सर, कहेंगे 6 महीना मम्मी हमारे घर, 6 महीना मम्मी आपके घर। तो क्या हुआ कि आधा पापा हमको दे दीजिए, आधा मम्मी हमको दे दीजिए, आधा पापा और आधा मम्मी आप रख लीजिए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बागवान वाली कहानी हो गई। ठीक है, आप लोगों ने बागवान मूवी देखी है? देखी है कि नहीं? अच्छा, तो तुम लोगों ने बागवान मूवी के दौरान कभी कार्टून या दूसरी मूवी की जिद करी है? तो तुम्हारे घर वाले उस पिक्चर को देख के तुमको दिखाते हैं कि तुम उसमें वो 4 लड़कों में से एक हो जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं।
ऐसा कभी हुआ तुम लोग के साथ? हम लोग के साथ ऐसा होता था। घर में एक टीवी होता था, मम्मी देख रही हो, जहां तुमने चैनल बदला तो तुम ही सबसे बड़े विलन हो, कि तुम ही को वो देखेगी कि उसके जो चार लड़के हैं उसमें आलोक होता है सही। हाँ। आलोक के अलावा चार लड़के होते हैं जो बदतमीज होते हैं। हाँ, तो वो तुम्हारी मम्मी तुमको देखा, अभी से ये हाल है, रिमोट छीन ले रहे हैं हमारे हाथ से। हाँ, तो भगवान जब तक रहे तब तक ऐसे बैठे रहो। हाँ, और चैनल चेंज करने की डिमांड करोगे, हाँ भैया ऐसी पिक्चरें क्यों अच्छी लगेंगी। हाँ, माँ बाप की कोई इज्जत ही नहीं है। तो ये बात ऐसी हो गई कि ये दादा और दादी की फोटो है। क्या है? अब दादा और दादी जब तक थे, जब तक एक घर था, तो दादा और दादी की एक एक फोटो थी। घर बदला तो कहे कि आधा दादा की आधी फोटो मेरे पास, ये कहे दादा की आधी फोटो मेरे पास। फिर क्या हो गई? दादी की आधी फोटो इनके पास, दादी की आधी फोटो इनके पास। लेकिन ये आधी फोटो है कि ये आपके नजरिए में पूरी फोटो है? पूरी है। तो मतलब इंफॉर्मेशन सेम है। क्या सेम है? इंफॉर्मेशन सेम है। मतलब तुम कुछ समय के बाद जैसे क्या हुआ, इसकी शादी हो गई, ये शादी हो गई, दो बच्चे हो गए। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद क्या होगा कि ये जाएगा इंटरफेज में। देख लो, मैंने शुरुआत माइटोसिस फेज से किया। माइटोसिस में के बाद साइटोकाइनेसिस भी करा दिया। हाँ, और यहाँ पर दो क्रोमोसोम थे तो मैंने इसको 2n बोला। 2n, और ये किसमें टूट गया? दो क्रोमैटिड में। लेकिन क्रोमोसोम की संख्या तो सेम है। अच्छा, क्रोमैटिड पे भी एक जो इन्फॉर्मेशन है और क्रोमोसोम में जो इन्फॉर्मेशन सेम है कि नहीं? सेम है। और कुछ समय के बाद अब ये जब बड़े होंगे तो जब ये जीवन फेज में जाएंगे तो प्रोटीन वगैरह बनाएंगे, लेकिन जब ये एस फेज में जाएंगे तो ये क्रोमोसोम का अमाउंट डबल करेंगे। देखो अमाउंट कैसे डबल करेंगे, ये था और इसी का जैसा। अब मुझे एक चीज बताना, अभी मैं जब सवाल पूछूंगा, कोई एक बच्चा खड़ा हो जाए जो बता सकता है बिल्कुल अपने दादा जैसा है कि नहीं, है ना? अच्छा, एक बार बताना कि दो 2n क्रोमोसोम और इनके साथ भी 2n ही है क्या, कि 4n है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताता है। तो ये एक क्रोमोसोम की दो, एक क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड, दो क्रोमैटिड मिलके एक क्रोमोसोम बनाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम। अच्छा, ये जरूर क्रोमैटिड है, लेकिन आप इसको क्या मानोगे? क्रोमोसोम, क्योंकि मैच्योर होकर के क्रोमोसोम में बदल गया। तो नंबर सब जगह। किसी फ्लाइट में छोटा बच्चे के लिए जो सीट है और किसी फ्लाइट में सेम बड़े आदमी के लिए सीट है, पैसा सेम लेगा कि आधा लेगा? सेम ले लेगा। फ्लाइट इसे बोला कि फ्लाइट में नहीं होता बाबू, ये हमारा बच्चा है, अभी 3 साल का है, अभी नहीं हुआ है, अभी आधे टिकट पे जाएगा, फ्लाइट लाइट में नहीं होता। हाँ, कहेंगे सर इससे नहीं मतलब है। तो समझ में आया? तो चाहे क्रोमोसोम बोलो चाहे क्रोमैटिड बोलो, एक ही बात। ये इंफॉर्मेशन ही मुझे आपको सिखानी थी। क्या सीखा आपने? चाहे क्रोमोसोम बोलिए चाहे क्रोमैटिड बोलिए, एक ही बात। अमाउंट भी डबल होगा। यहाँ पे अमाउंट डबल हुआ। देखो पहले इसको मान लो, इसको एक एक क्रोमोसोम का अमाउंट सी है, तो यहाँ पे 2c है, यहाँ पे भी 2c है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, चार क्रोमैटिड, तो 4c, ये हो गया 4c। अब जब फिर ये सेल डिवीजन में जाएगा, बात समझ में आ गई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भी 2n है और ये भी 2n है, ये 2c हो गया और ये भी 2c हो गया, और ये कौन सा फेज है? m फेज, है ना? और ये कौन सा है? इंटरफेज। अच्छा, मेरे कुछ प्यारे प्यारे बच्चों ने पढ़ा जरूर, लेकिन एक भी बार डायग्राम नहीं बनाया। मैंने पूरा टॉपिक, अब वो मेरा टाइम वेस्ट करेंगे। हम लोग इंटरफेस पढ़ रहे थे, हमने आपको इंटरफेस पढ़ाया,
अब मैं ये पूरा आपको डिस्क्राइब किया है मैंने, अब बना लो डायग्राम खाली। ये कौन सा पेज है अक्षर? यहाँ से यहाँ, एक सेल से दो सेल हो गई। तो वो तुम जो जी नॉट फेज देखते थे वो क्या हुआ? अब जैसे ये है, ये बना देखो ये, लेकिन अब ये कह रहा है हम ऐसे ही पड़े रहेंगे यार, अभी तो पैदा हुए, अभी इतना काम करने का मन नहीं है, थोड़ा हमको बड़े हो जाने तो उसके बाद जाएंगे अपना आगे काम करेंगे। ये क्वेश्चन फेज है। उसके बाद जब फिर से ये इंटरफेज में चला जाएगा तो क्या जाएगा? G1S G2, और उस दौरान क्या होगा? तो डीएनए का अमाउंट डबल होगा। देखो अमाउंट डबल हुआ, नंबर डबल नहीं हुआ। G1S, इसी बात पे खड़ा किया जा सकता है आपको। बात समझ में आ गई? तो ये तो बॉक्सेस बने वो क्या थे, वो दादा दादी थे। राइट, दादा दादी सब ठीक है। चलो तो दादा दादी को बना दूं। ठीक, ओके आगे बढ़ जाए। अभी आप लोग नहीं कर पाए। एक फेज होती है क्वेश्चन फेज, आपके सिलेबस में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई भी एनिमल में है, जैसे देखो आपका हार्ट एक बार बन गया, लेकिन अब दूसरा हार्ट नहीं बन रहा है, हार्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया? वो अब हमेशा परमानेंट रेस्ट फेज में ही है। अब वो इंटरफेज में भी नहीं आएगी, वो सेल डिवाइड ही नहीं होगी। तो ऐसी सेल जो जीवन में कोई भी सेल एम फेज में जाने के बाद, सेल डिवीजन के बाद पहले वो जी नॉट फेज में जाती है, G1 फेज में जाने से पहले। ठीक है, तो वो जी नॉट फेज क्या होती है? इनएक्टिव स्टेज होती है किसी भी सेल साइकिल की। अब मैं बात करता हूं कि हालांकि सेल उस समय भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, सेल proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism। कुछ सेल ऐसी होती हैं जो जो कोई कंडीशनल, जैसे कहते हैं डबल, एक चीज आपने सुना होगा डिफरेंशिएशन, एक होता है डी डिफरेंशिएशन। क्या? डी डिफरेंशिएशन। जैसे एक समझो, एक सिंपल सी बात, एक सासू माँ थी, उसके एक औरत थी, उनके उनके मान लो 3 बच्चे थे। उनकी 3 बहुएं आएंगी, तो पहले 2 बहुएं आ चुकी हैं, तो उनके घर में सुबह का खाना कोई बहू बना रही है, शाम का खाना कोई बहू बना रही है, और जो तीसरी बहू आई है उससे काम ही नहीं करा रहे। क्यों काम नहीं करा रहे? अभी नई नई बहू आई है, अभी रेस्ट करेगी, कुछ दिन पहले माहौल समझेगी, तो क्या हो गई? रेस्टिंग फेज में चलेगी। अब रेस्टिंग फेज के बाद जो है, अब ये हुआ कि अभी बहू आई है, तो दादाजी जो ससुर है वो दादाजी बन जाएंगे, बनना चाहेंगे, वो कहेंगे कि हमारा एक पोता हो जाता तो अच्छा रहता, हाँ हमारा परिवार जो है कंप्लीट हो जाता, बाकी की 2 बहुओं के बच्चे हैं इसीलिए वो काम कर रहे हैं। बात को समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बहू रानी आई, कुछ दिन काम नहीं किया, रेस्ट कराया, अरे नहीं अभी पूजा हो जाएगी तब तुम काम करना। उसके बाद फिर बहू से काम नहीं कराए। क्यों नहीं? अब बहू क्यों काम नहीं कर रही है? क्योंकि पता चला कि बहू रानी जो है वो एक छोटा सा बेबी आने वाला, घर में खुशखबरी फैल गई कि
जो है बेबी आने वाला है, बेबी आने वाला है, बेबी आने वाला है। अब वो बताओ कि वो अपनी बहू से काम कराएंगी, छोटी बहू से कि नहीं कराएंगी? नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। अब वो कहेंगे बेटी या तुम आराम करो, हम लोग हैं, सब लोग देख रहे हैं। अब बहू कब तक रेस्ट में रहेगी? 9 मंथ्स। बहू का बेटा हुआ, एक आधा महीना और छोड़ दिया, चलो बहू कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुमने अभी कभी घर में देखा हो तो अगर छोटा सा बच्चा है और बहू कह रही है कि कोई बच्चे को पकड़ने वाला नहीं है इसलिए मैं काम नहीं कर सकती, तो जो ननद होती है, ननद इज द भाई की बहन, तो एक भाभी वो बाबू को हमको दे, तो आप जाओ किचन में काम करो। ऐसा होता है कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि अब उसको कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। अब घर में वो सारा काम करेगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम दे देंगे। जैसे सुबह एक बहू झाड़ू लगाए, शाम को कहीं शाम को तुम लगाओगी, सुबह खाना हम बनाएंगे, शाम खाना तुम बनाओगी। अब मेरी बात को समझिएगा, कितनी अजीब सी बात है कि अब ये बहू काम करने लगी, इस काम करने लगी तो काम करने लगी। अब जो है काम कर रही थी, पता चला कि जो उसका पहले वाला बेबी था बीमार हो गया, अब ये पता चला कि बचेगा नहीं बचेगा। तो दादाजी फिर जिद करने लगे कि एक और पोता हो जाता तो कम से कम ये डर खत्म हो जाता है घर में, हाँ, कि परिवार खत्म हो जाएगा। हाँ, अब दादाजी ने जिद करने लगे, तो दादाजी जिद करने लगे तो अब बहू फिर से काम करना बंद करने वाली है। तो क्या हुआ, बहू कुछ काम कर रही थी, फिर पता चला, फिर से एक मैसेज आया कि जो है खुशखबरी आने वाली है, खुशखबरी आने वाली है। अब बहू से काम कराएंगे कि नहीं कराएंगे? नहीं कराएंगे। तो अब समझना, नहीं कराएंगे। तो सबसे पहले बहू आई और एक खुशखबरी आने वाली थी, तो बहू से कोई रेस्ट कर रही थी। रेस्ट करने के बाद क्या हुआ, खुशखबरी वाली बात होने लगी, बहू अभी तक कोई काम नहीं करे, खुशखबरी आ गई, फाइनली खुशखबरी आ गई। तो अब बहू वापस से काम करने लगी। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब, अब वो घर का सारा काम करेगी, कोई एक काम करेगी, कोई एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक काम करेगी। उसके बाद क्या हुआ, अर्जेंटली कुछ ऐसा हो गया माहौल, घर वाले कहने लगे नहीं एक और छोटू हो जाता तो, हाँ एक और चिंटू होना चाहिए घर में, मन कैसे लगेगा। तो एक और चिंटू के लिए क्या हुआ, अब वो काम उनका जो था वो काम रोकना पड़ेगा और कहना पड़ेगा जाओ भैया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनो। डी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी डिफरेंशिएशन। मतलब जो काम करी तो काम छोड़ दी, गई सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करने, एम फेज में गई सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करने लगी। और फिर अब जैसे चिंटू आ गया, अब क्या होगा, अब जाओ ऐसा है कि जो जो काम तुम छोड़ी थी अब जाओ फिर से करो, फिर से वो काम करने लगी। तो एक इसका मतलब समझ आया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू बन सकती है और परमानेंट वापस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बन सकती है, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये समझ में आया। माइटोटिक सेल डिवीजन में हमेशा हमको डिप्लॉयड सेल्स की बात करते हैं जनरली, ठीक है। हालांकि माइटोसिस डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों सेल्स में हो सकता है, तो लिख लो, बता रहे हैं। तुम्हारी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर कितना है? 1। क्रोमोसोम नंबर 123 है तुम्हारे शरीर में। 2 है, एक तुम्हारे मम्मा से आया होगा, एक तुम्हारे फादर से आया होगा। तुम्हारा जो बच्चा होगा उसके शरीर में कितने क्रोमोसोम नंबर 1 होंगे किसी भी सेल के? 2। एक सेट तुम्हारा होगा, एक सेट तुम्हारी वाइफ ही का होगा, राइट। तो क्या हुआ, अब ऐसे ऐसी चीजें आगे बढ़ रही, तो 2 का सेट आगे चल रहा है, किसी भी हर चीज का 2 का सेट। तो प्लॉइडी क्या बताता है कि कौन सा क्रोमोसोम कितनी नंबर्स में। जैसे एन हो गया तो मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 है केवल, क्रोमोसोम नंबर 2 कितना है सेल के अंदर? 1 है। किसमें दिखेगा ऐसा, कैसी प्लॉइडी कब आती है? गैमीट्स में। इसमें जैसे स्पर्म में, ओवम में क्रोमोसोम नंबर 1 कितना होगा? 1 होगा। तुम्हारे स्पर्म में तुम्हारा एक ही क्रोमोसोम जाएगा। फीमेल के ओवम में उसका क्रोमोसोम नंबर 1 आएगा। जब दोनों मिल जाएंगे तो तुम्हारी टोटल बेबी की बॉडी में कितने क्रोमोसोम नंबर 1 हो गए? 2। जैसे एक मम्मा थी, एक लेडी थी, उसके पापा ने उसको एक मोजा दिया 11 नंबर, और उसकी मम्मा ने उसको एक मोजा दिया हुआ 11 की, मम्मा बेटवा है स्कूल जाती है, 2 पैर है, दोनों पैर में होना चाहिए, ऐसा करते हैं हम लोग, अपना अपना एक एक मोजा इसको दे देते हैं, सॉक्स, ठीक है। अब ये कोई लेडी थी, फीमेल थी, अब इसकी शादी एक आदमी से हुई, तो वो भी ऐसे ही 2 मोजों के साथ जी रहा होगा। कल को जब इनके बच्चे हुए, का एक प्यारा सा, इनकी शादी हो गई, इनका प्यारा सा एक जो है बेबी हो गया। जैसे ही इनका एक बेबी हो गया, इनको कहेंगे प्रोजेनी। अब वो प्रोजेनी में कहेंगे हमको भी मोजा चाहिए, हमारे भी 2 पैर हैं, तो इनको कैसा लगेगा कि मम्मी ने अपना एक मोजा दे दिया और
पापा ने अपना एक मोजा दे दिया। तो भैया ये दोनों मिलकर के 1 पेयर सॉक्स हो गया। और ये कितना था? 1 पेयर। ये भी कितना था? 1 पेयर। और बच्चे में इन्होंने कितना दिया था? 1। इन्होंने कितना दिया था? 1। तो सिंगल को कहते हैं हैप्लॉइड, दो को कहते हैं डिप्लॉइडी। ठीक है, तो ये ओवम है, ये स्पर्म है, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? जाइगोट। और ये इसमें ये क्या है? डिप्लॉइड, दैट इज 2n। हमको सॉक्स है। हाँ, अरे क्रोमोसोम में भी तो, स्पर्म में भी तो क्रोमोसोम होता है। अब मैं देख तुमको 23 मोजे के पेयर बनाता मैं, फीमेल के भी 23 पेयर मोजे बनाता, फिर सबका जो है मतलब 46 मोजे होते हैं ना टोटल, उसमें से 23 मेल का लेता, 23 फीमेल का लेता, फिर 46 बनाता। तो इससे अच्छा है कि दोनों को एक एक सॉक्स मान लो क्रोमोसोम को। समझ में आया? ये मैं पहले ये लिखो जो बनाए हो, क्योंकि सबसे पहले कंफ्यूजन तुम्हारा यही था, मेल फीमेल और ये सब। पहले ये तुम लिखो, हैप्लॉइड, प्लॉइडी। प्लॉइडी reflects set of chromosome in a cell। अगर 2 सेट क्रोमोसोम होगा, ईच क्रोमोसोम, दैट इज 1 पेयर, दैट इज पेयर्ड लिखो, दैट इज 2n। प्लॉइडी को रिफ्लेक्ट करते हैं n से। ठीक है, ओके, डन। तो जाइगोट के नीचे का लिखना। डिप्लॉइड, DIPLOID। मतलब दोनों में से कुछ भी कर सकता। कहाँ पे पूछो मुझे? नहीं, जाइगोट पे कह सकता है उसको। नहीं, जाइगोट की प्लॉइडी है डिप्लॉइड। क्या? जाइगोट की प्लॉइडी, प्लॉइडी का क्या मतलब है कि इस जाइगोट के अंदर 2 सेट क्रोमोसोम है, हर चीज पेयर्ड है। क्रोमोसोम नंबर 1 भी 2 है, क्रोमोसोम नंबर 2 भी 2 है, क्रोमोसोम नंबर, जैसे मान लो कि अगर ये ह्यूमन होता तो स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, हैप्लॉइड को डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, नोट कर लो। स्पर्म को डिनोट करते हैं 23 क्रोमोसोम से, दैट इज 22 प्लस वाई हो सकता है, मेल से आया मान लो। ठीक है, और ऐसा हो सकता है ओवम क्या हो सकता है? 23 क्रोमोसोम या 22 प्लस एक्स, राइट। ये 22x भी हो सकता है या 22 प्लस वाई भी हो सकता है, क्योंकि मेल है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो बेबी है ये कुछ भी हो सकता है। अगर अगर देखना, खाली कहानी को समझना, तो फीमेल में 22 प्लस एक्स आएगा ना, थोड़ा ज्यादा। एक ही आएगा, एक और 23 पेयर है ना। अच्छा, ओवम है, ओवम। ये देखो, ये ह्यूमन है, यहाँ 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर। ये भी 46 है या 23 पेयर। अब यहाँ पर क्या है? 22 प्लस एक्स, दो बनेंगे। अब यहाँ पर समझो, अगर अगर ये और ये साथ में आ गए तो बेबी क्या होगा? 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, मुझे ऐसा लग रहा है 44 प्लस एक्स, बस सर खत्म। अगर अगर ये रेड नहीं यूज करूंगा, ब्लैक यूज करता हूँ।
Sir, we are also recording this. या Upload it where they are back. अगर ये आ गया 22 प्लस वाई और प्लस 22 प्लस एक्स, टोटल कितना होगा 44 प्लस एक्स वाई, क्या हो गया 46 हो गया क्या? हाँ, अरे 44 45 46, 44 45 46, तो क्या ये 2n नहीं हो गया? 2n नहीं हो गया? आ गया? अभी भी शिवेंद्र मुझे लग रहा है कहीं पे कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है? थोड़ा बहुत 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 हो गया। नोट करोगे? हाँ। नहीं सर, ये पहले का बता दीजिए, 22 प्लस एक्स वाई सब जो आपने अलग से बताया, ये थोड़ा समझ नहीं रहा। चलो मैं समझा जा सकता है। जैसे मान लो ये शिवेंद्र है, तो शिवेंद्र तुम्हारे हर सेल में कितने क्रोमोसोम? 46। मतलब तुम्हारी बॉडी में जो क्रोमोसोम नंबर 1 होगा वो भी 2 होगा, अगर 2 होगा तो वो भी 2 होगा। चलो कलर चेंज कर दे रहे हैं, नहीं तो कहोगे कि क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 2, क्योंकि भैया एक क्रोमोसोम तुम्हारे फादर का होगा, एक तुम्हारे, तो इसी तरीके क्रोमोसोम नंबर 3 4 5 6 7 8 अप टू 22 तक तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना। और इसके बाद तुम मेल हो, तो इसका मतलब तुम्हारे पास एक एक्स क्रोमोसोम होगा और एक तुम्हारे पास वाई होगा। अब मान लो शिवेंद्र, मान लो तुम्हारी शादी हो रही है, मान लो किसी चिंकी से शादी हो रही है, मान लो, मत करना, मान लो तुमने कर लिया, घर वालों के दबाव में आके कर लिया, दैट इज 46 को कह सकते हो 22 पेयर, इनको कहते हैं ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई, है ना। और इसी तरह चिंकी भी रही होगी, उसके पास भी 22 पेयर प्लस एक्स एक्स रहा होगा, सब कुछ ऐसे ही चिंकी की दुनिया में भी ऐसे ही सब कुछ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भैया अब तुम्हारी बॉडी में बने होगा गैमीट बनेगा, तो शादी हो गई तो बच्चे भी होने चाहिए, तो गैमीटोजेनेसिस होगी। अब गैमीटोजेनेसिस के दौरान क्या बनेगा, तो कहेंगे सर स्पर्म बनेगा। अब ये जो 22 पेयर है ना, स्पर्म कैसे बनेगा ये सीखना है। तो कहेंगे स्पर्म को बनने के कई ऑप्शन है। स्पर्म ने कहा अच्छा ऐसा हो सकता है क्रोमोसोम नंबर 1 ये वाला हो जाए, क्रोमोसोम नंबर 2 ये वाला हो जाए, 3 ये वाला हो जाए, 4 ये वाला हो जाए, इस तरीके से कहानी ऐसे भी जा सकती है, कोई भी किसी के साथ आ सकता है, लेकिन सब कुछ एक एक आएगा। बात समझ में आ रही है? तो हो सकता है 22 प्लस वाई बन गया एक स्पर्म। ऐसी भी कहानी हो सकती है कि ऐसी भी कहानी हो सकती है कि कोई किसी के साथ आ रहा था, देख रहे हो 22 प्लस एक्स, और ऐसी बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बनेगी। तो तुमको एक बात समझ में आ गया कि पापा वाला क्रोमोसोम नंबर 1 गया तो जरूरी नहीं पापा का ही 2 वाला जाएगा, मम्मी वाला भी जा सकता है, लेकिन दोनों में से एक ही जाएगा। कहे ना कि इसका ये एक तरीके से 23 पेयर सॉक्स हैं। कितने पेयर? 23 पेयर सॉक्स हैं, और इनकी जिससे शादी होगी उसके पास भी 23 पेयर सॉक्स होंगे, और इनके जो बच्चे होंगे उनके पास भी 23 पेयर सॉक्स होने चाहिए। जैसे मान लो एक हफ्ते में 23 दिन होते हैं, मान लो, तो जब शादी हुई तो जिससे शादी, तो वो कहा कि ऐसा है हमारे लड़की को दहेज में 23 पेयर सॉक्स दे दीजिएगा। कहें क्यों? कहें कि रोज एक एक सॉक्स बदल के जाएगा। तो कहें बहू को क्या देंगे, बहू को दहेज में क्या दे दो, दहेज इज बैड वर्ड, तो बहू भी दहेज में जो है 23 पेयर सॉक्स ले आई। अब इनकी शादियां हुई तो अब ये लोग ने आपस में सेट किया सिस्टम की ऐसा है मैं अपना 23 में से
23 पेयर में से पेयर नंबर 1 का ये वाला दे देती हूँ इसको, एक मोजा दे पाऊंगी। तो एक मोजा भैया इन्होंने दिया। अब ऐसे ही फीमेल होगी तो एक्स एक्स होगा। तो हालांकि फीमेल में एक ही एग बनता है जब इसमें क्या होगी, गैमेटोजेनेसिस। दोनों में होता है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा 22 प्लस एक्स, एक ही टाइप का बनेगा, मतलब कैसे भी बने वो, मतलब नंबर में अंत में एक बनता, तीन मर जाते हैं, मेल में सब जिंदा रहते हैं। बात समझ में आई? अब इसके पास 23 मोजे हैं, ना कि 23 पेयर। इसके पास 23 सॉक्स है, ना कि 23 पेयर। ये और ये मिल गया तो क्या बना, 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स, टोटल 44 प्लस एक्स वाई। अब ये क्या है, ये क्या है, बेबी या जाइगोट, बेबी। लेकिन ये क्या है, 44 और 23 पेयर। अब कभी भी 23 पेयर या 44 प्लस एक्स वाई दैट इज 46, क्या ये बिल्कुल पेरेंट जैसा हो गया? और ये हर चीज पेयर्ड है ना, एन क्या बताता है, नंबर ऑफ पेयर। तो कितना है, दो है ना, दो संख्या में 2n कहेंगे, इसमें 2n। अच्छा यहाँ पर 22 प्लस एक्स है, पेयर है कि एक से एक ही सेट है? हाँ एक ही सेट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? मैं पेयर शब्द कहाँ लिख रहा हूँ, पेयर लिखा हूँ क्या यहाँ पे? यहाँ लेकिन पेयर लिख रहा हूँ ना, ये देखो पेयर लिखा है यहाँ, अभी आया। तो क्या ये 2n होगा? अब इसमें माइटोसिस होगी, और माइटोसिस कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। अब बन जाएगा बेबी। यहाँ पर क्या हुआ है, मियोसिस। यहाँ क्या हुआ है, मियोसिस। अब आप जा सकते हैं, समझ में आ गया? दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।